अपने बिजी शेड्यूल से आज मैंने थोड़ा सा समय निकाला है और आपके लिए MSD 9 का प्रश्न लेकर आई हूँ। कथा तथा आख्यान का अर्थ स्पष्ट करें। अर्थ स्पष्ट करें या फिर इनके आपस में जो डिफरेंट है जो वो बताएं, इस तरह का ये प्रश्न बनेगा। इस तरह से एग्ज़ाम में आते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, अब बताइए। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका उत्तर। अर्थ की दृष्टि से कथा तथा आख्यान पर्यायवाची शब्द हैं। कथा की व्युत्पत्ति संस्कृत की कथ धातु से है, जिसका अर्थ है कथन या वर्णन करना। आख्यान के मूल में ख्या धातु है, जिसका अर्थ भी विवरण, व्याख्या, कहना, वर्णन करना होता है। जिस प्रकार सूर्य को हम सूर्योदय के समय अरुणांक कहते हैं, दोपहर में दिवाकर तथा इन दोनों के मध्य के समय में सूर्य का जो प्रकाश हमारे लिए उपयोगी होता है, उसे रत्न के समान जो होता है उसे हम रत्नाकर कहते हैं। इसी प्रकार कहानी को भी सूक्ष्म अंतर के साथ कभी कथा तो कभी आख्यान कहा जाता है। भामह के अनुसार कथा का मतलब है कल्पित अर्थात कल्पना की अधिकता और आख्यायिका का अर्थ है ऐतिहासिक। दांडी ने कहा कि कथा और आख्यान एक ही जाति के हैं और इस जाति का नाम है आख्यान। दंडी के समय आख्यान एक जातिवाचक शब्द था। यहाँ से हम देखेंगे अलग अलग। कथा जो है वो जो सुना कर कह कर कहा गया वो कथा कहलाया। इसमें कल्पना की अधिकता होती है। आख्यान में ऐतिहासिकता मौजूद रहता है। वर्णन महत्वपूर्ण होता है। कथा में वर्णन महत्वपूर्ण होता है, समय का महत्व नहीं होता है। और आख्यान में समय का महत्व, देश काल एक क्रम में होता है इसमें। इसी तरह से आगे कथा में कोई बात आगे कोई पीछे चलती है, लेकिन आख्यान में बात एक क्रम में इतिहास और जीवन से जोड़ा जाता है इसे। हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। कथा में पंचतंत्र, हितोपदेश, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है जिसमें कि बाणभट्ट की कादम्बरी, और हितोपदेश में भगवान बुद्ध और भिक्षुक के बारे में बताया गया। दंडी का 10 कुमार चरित्र जिसमें कि राजा के जो कुमार थे उनके बारे में बताया गया है, जो उनके बच्चे थे उनके बारे में, राजा के बच्चे जो कुमार होते हैं इनको। और इसमें हम रामायण, महाभारत, बाणभट्ट की हर्षचरित्र, ये सब हम देख सकते हैं। बाणभट्ट की कादम्बरी जो है वो क्या है, कथा है, और बाणभट्ट की हर्षचरित्र आख्यान है। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया है, देख सकते हैं आप। इस तरह एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट 4 पॉइंट में मैंने दिया है कि प्रकृति के साथ जब लोग दोस्ताना व्यवहार बना रहा था उस समय जो कहानियाँ लिखी गई उसे कथा लेखन कहा गया, और जब समाज स्थापित होने लगा तब जो कहानियाँ लिखी गई उसे आख्यायिका कहा गया। आप देखेंगे दोनों में छोटा छोटा डिफरेंस है, जो कि आप यहाँ से पढ़ के आराम से कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं और एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हैं। कथा मौखिक होती है, सुनी और सुनाई जाती है। जब एक व्यक्ति कहता है दूसरा सुनता है, जब दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को सुनाता है तो उसमें बदलाव भी कर सकता है। बदलाव कथा वस्तु में भी, पात्र में भी, समय तथा क्रम में भी, किसी भी चीज़ में बदलाव वो कर सकता है। यहाँ पे है मौखिक या लिखित, परंतु नियोजित तथा क्रम में होनी चाहिए। एक बड़ी कहानी में छोटी छोटी कहानियों का समावेश भी होता है, जैसे रामायण में अहिल्या की कहानी, हनुमान की कहानी, सुग्रीव की कहानी आदि। इस तरह से आप एग्जाम्पल देंगे तो आपका सटीक प्रश्न बनता है एग्जाम्पल देने से। स्व की आवश्यकता नहीं, अर्थात कहानी कहते समय कहानी में खुद का होना आवश्यक नहीं। आख्यायिका में कथावाचक खुद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अर्थात मैं शैली का प्रयोग होता है। फिल्म में भी कथा और आख्यान का प्रारूप मिलता है, जैसे हीरो नंबर 1 में गोविंदा का, और पद्मावती फिल्म को हम आख्यान की श्रेणी में रख सकते हैं। इसी तरह से कथा हमारे जन्म के साथ शुरू होता है। पहले के समय में जब मनोरंजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग शिकार के लिए जाते थे, तब वे लोग गांव के चौपाल पर इकट्ठा होकर अपनी 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 कहानी वो लोग कहते थे। कहानियों को, अपने अपने अनुभव को आपस में साझा करते थे, इसे ही कथा कहा गया। और यहाँ देखेंगे धीरे धीरे समय, संस्कृति के साथ धर्म के विकास विस्तार ने इन कथाओं को आख्यान के रूप में बदल दिया। मौखिक तथा लिखित रूप में अपना लिया गया। जो पहले कहानी के रूप में कहा जाता था वो बाद में लिखित लग्न होने लगा और वो आख्यान बन गया। उसके बाद है 9 पॉइंट,
कल्पना का पर आधारित तथा सच्चाई से दूर, जैसे चॉकलेट का महल हो, लेकिन इसमें कल्पना मिश्रित होता है और सच्चाई भी होता है। इसी तरह से हम अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने काफ़ी सारे प्रश्नों को यहाँ पे समाहित किया है, जो कि पहला जो हमारा पार्ट है MSD 9 का, उससे है। तो इसमें एक और प्रश्न है, कथा की प्राचीनता को बताते हुए कथा का स्वरूप तथा मूल उद्देश्य बताएं। जितनी प्राचीन हमारी सभ्यता संस्कृति है, कथा का अस्तित्व भी तभी से है। व्यक्ति के जन्म से ही कथा का आरंभ हो जाता है। आप चाहे तो पहले प्रश्न से भी कुछ लाइनों को यहाँ पे भूमिका के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ से मैंने ये एक लिखा है, कथा का मूल स्वरूप क्या है, यह कथा का शिल्प क्या है। मूल स्वरूप, जो कथा का स्वरूप है, किस तरह से उसको लिखा जाना चाहिए, किस तरह उसको विकसित किया जाना चाहिए, और कहानी का जो शिल्प है वो भी यही होता है, सेम ही होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि विषय, सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो विषय होता है। अब विषय में क्या होता है कि घटना, उसमें विषय में बताया जाता है कि किस तरह का है वो कहानी, उसका कथानक क्या है, सरल है, गुफित है, जटिल है, सामाजिक है, राजनीतिक है, आदर्श प्रधान है, यथार्थ प्रधान है, घटना प्रधान है, चरित्र प्रधान है, भाव प्रधान है, वातावरण प्रधान है, किस तरह का है उसका विषय। और इसमें आप देखेंगे कि सुखद भी हो सकता है घटना, दुखद भी हो सकता है, नियोजित भी हो सकता है, जीवन की प्रमुखता हो सकती है, उसमें कर्म व्यापार और कर्म व्यस्तता भी हो सकती है, किसी भी तरह का विषय हो सकता है। और इसके बाद जब हम एक विषय को जब हम ले लेते हैं तो दूसरा हम देखते हैं चरित्र। उसके बाद हम पात्र का चरित्र को देखते हैं कि पात्र का चरित्र कैसा होगा। तो स्थिर हो सकता है पात्र का चरित्र, गतिशील हो सकता है, वो निगेटिव पॉजिटिव किसी भी तरह का चरित्र हो सकता है। कोई सकारात्मकता लिए हुए रहता है, कोई नकारात्मकता लिए हुए रहता है। तो कहानी का जो विषय होगा उसके अनुसार पात्र का चरित्र होगा। उसके बाद हम देखते हैं एक पॉइंट, इसमें संवाद क्या होगा या घटनाएं क्या होंगी। तो अगर हम यहाँ पे संवाद का एक पॉइंट लेते हैं तो संवाद किस तरह का होगा, छोटे छोटे संवाद होने चाहिए या बड़े संवाद होने चाहिए, संवाद में जटिलता होनी चाहिए या सबके समझ आने वाला संवाद होना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि घटना कैसी होनी चाहिए, इसमें किस तरह से उसको घटित किया जाना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, कौन से घटना को हम पहले रखेंगे, कौन से घटना को हम बाद में रखेंगे, फ्लैशबैक पे आधारित होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। तो उसके अनुसार हम घटना भी यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चौथा पॉइंट या पांचवा पॉइंट कह लीजिए, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मेरा बढ़ गया संवाद वाला जो यहाँ पे नहीं लिखा है। अब हम पांचवा पॉइंट देखेंगे, आकस्मिकता या जिज्ञासा और कौतूहल, किस तरह का उसमें जिज्ञासा होना चाहिए, कौतूहल कैसा। अगर ये सब चीज़ नहीं होगा तो पब्लिक को, जनता को पसंद नहीं आएगा कहानी या कथा, कि उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, यार आगे क्या होगा, अब क्या होगा, कौतूहल होना चाहिए, बेचैनी होना चाहिए, एकदम अचानक से कोई नया चीज़ आ जाना चाहिए कि एकदम पूरा कहानी ही पलट जाए। और समयानुक्रम होना चाहिए, समय के अनुसार वो उसमें क्रम के अनुसार होना चाहिए कि क्या आगे, अगर हम पीछे का ही चीज़ सबसे पहले दिखा दें और फिर उसको आगे बढ़ाए कहानी को तो बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर उसको लिखना चाहिए। उसके बाद स्थान, वातावरण, परिवेश किस तरह का होना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अगर हम पहाड़ों की बात उसमें कर रहे हैं तो वहाँ का जो वातावरण होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ का जो परिवेश होता है, उनकी बातें हम करेंगे। ये नहीं कि हम पहाड़ों की बातें कर रहे हैं और हम मरुस्थल के दृश्य में दिखाएंगे कि भाई वहाँ पे बहुत ही बालू बिछा हुआ है, रेत बिछा हुआ है, हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है। तो उन चीज़ों का भी ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। अब भाषा पक्ष कैसा होगा, इसमें शैली कौन सी होगी, मैं शैली है कि फ्लैशबैक शैली है कि कौन सी शैली है, शब्द का चयन कैसा होगा वो देखना पड़ता है। इसमें अलंकार है, छंद है। उसके बाद देखना हो कि भावुकता होनी चाहिए या सहनशीलता होनी चाहिए बातों में, जो हम भाव जो हम दिखाना चाहते हैं भाषा का, उसमें कौतूहल है, साधारणीकरण है, मैंने बेचैनी है या फिर साधारण रूप से चल रहा है कहानी, कल्पना है या सार्थकता है, रोचकता है या सृजनात्मकता है। इन चीज़ों का हम उसमें देखते हैं कि भाषा किस तरह का है। उसके बाद हम इसमें उद्देश्य देखेंगे कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है। अगर हम कहानी लिख रहे हैं तो उसमें उद्देश्य भी कुछ होना चाहिए, यूँ ही नहीं कुछ भी लिख देंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं इसमें। अब जब हम इसका विषय चुनते हैं तो उसमें भी हम चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि
हम अगर व्यंग की बात करना चाहते हैं तो व्यंग की बातें होगी, ये नहीं कि हम व्यंग की बातें कर रहे हैं और उसमें हम व्यक्ति को रोता हुआ दर्शा दे कि व्यक्ति रो रहा है। तो व्यंग होगा तो उसमें हास्य परत ही होगा, वहाँ पे हास्य ही होगा। तो इस तरह से और जो पात्र होते हैं वो अनुकूल है, स्वाभाविक है, मौलिक है, सजीव है, सदृश है, कैसे है पात्र, उनका चरित्र कैसा है। तो इन सब चीज़ों को हम आप अपनी तरह से इसको विकसित कर सकते हैं कि कहानी का जो प्रारूप होता है, स्वरूप होता है या शिल्प होता है वो कैसा होता है। इसके आधार पे आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो अपना अपना कर्ज है अमृता प्रीतम का, उनका क्या कहानी का स्वरूप है, उन्होंने कैसे दिखाया है। यशपाल का पराया सुख है, उन्होंने उसमें क्या लिखा है, किस तरह से दिखाया है। तो कोई भी एग्जाम्पल, प्रेमचंद्र की किसी कहानी का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि वो किस तरह से उसमें कौन से भाव को व्यक्त किया गया है, सामाजिकता की भावना को दिखाया गया है या फिर राजनीतिक है या फिर देश प्रेम है। तो जहाँ जहाँ भी आप जो भी टॉपिक को लेंगे उसमें आप एग्जाम्पल ज़रूर कहानी का, आपको बहुत सारा कहानी स्कूल से लेके अब तक पढ़े होंगे, उनमें से कोई भी कहानी का आप एग्जाम्पल जो आपको याद हो लेके आप उसमें डाल सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो ये हमारा हो गया कथा का मूल स्वरूप और कहानी का शिल्प कैसा होता है। अच्छा, कहानी का उद्देश्य भी होता है। तो क्या होता है उद्देश्य, कई बार पूछा जाता है कि कहानी का उद्देश्य क्या है। तो मनोरंजन करना, अब मैंने यहाँ पॉइंट में दिया है, आप इसको आराम से विस्तार दे सकते हैं। इससे मनोरंजन होता है, उपदेश मिलता है, इससे जीवन मूल्यों को समझा जा सकता है। कहानी हम बच्चों को भी जब हम पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं कि देखो ये शिक्षाप्रद कहानी है। धर्म के लिए कहानी हो सकता है, ज्ञान के लिए कहानी हो सकता है, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कहानी हो सकता है, असत्य पर सत्य की विजय के लिए कहानी हो सकता है। अब जब आप दो दो तीन तीन लाइन इनके बारे में लिखेंगे तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल ज़रूर उस तरह के कहानी का देंगे कि ये जो कहानी है ये मनोरंजन परक है, या फिर कोई भी कहानी आप लेके उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इतना ही नहीं, धर्म ही नहीं, केवल राजनीतिक का भी कहानी होता है, आपका देश प्रेम का भी कहानी होता है। तो आप इस तरह से और भी इसको बढ़ा सकते हैं उद्देश्य इसका कहानी का। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, जो अगला प्रश्न जो है, कथा की लिखित परंपरा की विवेचना कीजिए। बहुत बार पूछा जाता है कि लिखित परंपरा क्या है। कथा कथा का प्रारंभिक उद्देश्य मनोरंजन ही रही होगी, परंतु धीरे धीरे उपदेश देने, मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए भी कथा का उपयोग किया जाने लगा। बाद में शिक्षा तथा ज्ञान के लिए भी कथा का उपयोग होने लगा। इस प्रकार कथा को लिखित रूप देने की आवश्यकता महसूस हुई। धार्मिक कर्मकांड तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी कथा को लिखा जाने लगा। अब आप देखेंगे कि कथा किस किस तरह से लिखी गई है। कुछ किताबों की कथाओं की बातें मैंने यहाँ लिखी है और उनके लेखक का नाम, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। अब इसमें पंचतंत्र में क्या था, उपदेश वाला, ये लोगों को शिक्षा देने के लिए पंचतंत्र लिखा गया था। उसके बाद वाल्मीकि रामायण तो आप सब जानते हैं कि ये श्री राम के धार्मिक किताब है। श्री राम के पूरे जीवन का उनकी जो सार्थकता है, उनके जो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, जो अपने पिता के प्रति जो भावना थी, अपने भाइयों के प्रति जो विचार थे, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। वैसे ही महाभारत महर्षि व्यास ने लिखा, इसमें क्या था तो आपको पता है कि ये भी, और कोई भी जो पुस्तक लिखी गई है उसका, उसमें जो दिखाया गया है वो शिक्षा के लिए ही इन चीज़ों को लिखा गया है। उसके बाद है सुबंधु का वासवदत्ता, वानभट्ट का कादम्बरी, वानभट्ट का हर्ष चरित्र, दंडी का 10 कुमार चरित्र। तो इस तरह से इन किताबों की जो लेखन शैली जो है, उनका जो विचार है, जो भावना है। अब जैसे कि दांडी का 10 कुमार चरित्र, इसमें 10 कुमारों की बात की गई है, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, उनकी इन चीज़ों का बात किया गया है। तो आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखकर और इनके बारे में आप लिख सकते हैं कि किस तरह से विकास हुआ। उसके बाद कहानी का स्वभाव या चरित्र कैसा होता है। तो कहानी विद्या बहुत पुरानी है, यह लगभग उतना ही पुराना है जितना मानव की स्मृति रचना दोहरा स्मृति रही होगी। जितनी हमारी स्मृति है, जितना पुराना हमारी स्मृति है, कहानी लगभग उतना ही पुराना है। यहाँ पे कहने का मतलब है रचना दोहरा विद्या है। इस विद्या को पूरा करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। कहानी दो तरह की हो सकती है, एक दुखांत कहानी और दूसरा सुखांत कहानी। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि
कहानी में दो शिरा होता है, एक पाठक और दूसरा लेखक। एक लिखता है और दूसरा पढ़ता है। लेखक के पास संवेदना होती है, विचार होता है, निर्ममता होती है, घटनाएं होती है, समाज होता है, सृजनात्मक शक्ति होती है, ये सब होता है। और पाठक के पास क्या होता है? परख। वो उसको परखता है, जिस पर वह कहानी को जांचता है, उसमें रोचकता है या नहीं देखता है, कथा का स्वभाव कैसा है। पाठक की इस प्रक्रिया के बाद ही रचना के संबंध में प्रशंसा या बुराई पहुंचती है, जब पता चलता है कि रचना सार्थक है या नहीं। इस प्रकार देखा जाए तो कहानी में, अब हमारा प्रश्न क्या था? ये तो भूमिका हो गई। हमारा प्रश्न था कि कहानी का स्वभाव या चरित्र कैसा है। तो हम देख सकते हैं बहुत सारे मैंने पॉइंट्स लिए यहाँ पे। घटना, रोचकता, कौतूहल, सार्थकता, साधारणीकरण, कल्पना, लयबद्धता, क्रमबद्धता, सृजनात्मकता, संवेदना, निर्ममता, प्रेम, दुखांत, सुखांत, नैतिकता, संक्षिप्तता, विषय की प्रधानता, मनोरंजन, मौलिकता हो सकती है, व्यापकता हो सकती है, विचारशीलता हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसमें देखा जा सकता है जो कहानी होता है। अब अगर आपके पास इतने पॉइंट्स हो तो आप दो दो लाइन इस पे तो लिख ही सकते हैं कि घटना जो होगी वो क्या होगी, रोचकता कैसा, कोई कहानी रोचक होता है, कोई परेशान करने वाला होता है, कोई निराश करने वाला होता है, कहानी में कौतूहल होता है, सार्थकता होता है। तो इस तरह से इतने पॉइंट्स को आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ प्रश्न शॉर्ट फॉर्म में बनाए हैं, ताकि जिसको आप अगर देखकर पूरा ये जो आपका पार्ट 1 वाला जो पोर्शन है पूरा इससे इन प्रश्नों से कवर हो जाता है। और इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है और इन्हीं चीज़ों को अपने तरीके से लिखना है। जो कथा और आख्यान के विभिन्न रूप हैं, जो इकाई 1 है, इसका ये पूरी तरह से आप इसमें इसको कर सकते हैं। और जो कथा की जो अवधारणा है, जो 10 कुमार चरित्र, हर्ष चरित्र, कादम्बरी वगैरह का, इनको आप देख सकते हैं। ये जो इकाई 1 है, इसमें थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, इन कहानियों के बारे में लिखा गया है, दिया गया है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें क्या था। वाल्मीकि रामायण जो है उसमें लव कुश के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है। तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए इस तरह से तैयारी कीजिए और आप देखिएगा कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न, आपके 2-3 प्रश्न बन जाएंगे अगर आप इतनी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और चीज़ों को समझ लेंगे। तो आपके अच्छे एग्ज़ाम के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, और तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे से अच्छे नंबर गेन कीजिए। धन्यवाद।